गाइस तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ माय हीरो एकेडमिया सीजन 5 एपिसोड 2 जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो चलते थे। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एंडवोरा को, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है और पुरानी बातों को याद कर रहा होता है, जहां पे उसने फाइट की थी डाबी से, द लीगल ऑफ विलन्स डाबी। यहाँ पे वो उसकी आंख और जान दोनों ही जाते जाते बची थी और उसके आंख के पास काफी बड़ा स्कार भी आ चुका था। यहाँ पे वो उस पर एक जबरदस्त अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पे मेरे को आ जाती है, यानी कि एक और सुपर लेडी जो कि एंडवोरा को उसके पंचेस से बचा लेती है, क्योंकि वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद वो पीछे की तरफ हटता है और कहता है सच में ये काफी ज्यादा अच्छा था। यहाँ पे एंडवोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। डाबी बोलता है उजी को, और ये बोलते ही उसके मुंह से काफी ब्लैक तरह के स्मोक निकलने लगते हैं और वो कहता है मरना मत एंडवोरा। और सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे मेरे को आती है, उस पर किक मारती है, लेकिन वो स्मोक ही बस बचता है। वहाँ पास से डाबी जा चुका था, तभी मेरे को पूछती है तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि काफी ज्यादा पास ही थे तुम मौत के। खैर यहाँ पास से एंडवोरा एक्चुअल में ये सारी चीजें अभी तक सोच रहा होता है पिछली जिंदगी के बारे में। एपिसोड 1 में हमें ये तो चीज पता चल गई थी कि हॉक्स और डाबी आपस में मिल चुके हैं, क्योंकि अब हॉक्स भी इनके साथ मिला हुआ है। तो वो कहता है कि तुमने प्रॉमिस तोड़ा है, कि तुमने कहा था कि शहर के बाहर फाइट होगी, लेकिन शहर के बीचों बीच फाइट हुई है। अभी कहता है कितनी अजीब बात है कि कोई भी ह्यूमन नहीं मरा इस फाइट में। जहाँ पे हॉक्स कहता है मुझे लोगों के प्रति सिंपैथी दिखाने की जरूरत होती है, आफ्टर ऑल मैं एक हीरो जो हूँ, और हीरो नंबर 2 पे आता हूँ। खैर यहाँ पास से वो कहता है कि अपने बॉस से मुझे कब बात कराओगे। जहाँ पास बोलता है कि अभी इतनी जल्दी क्या है, वैसे भी अभी तुम बॉस को नहीं देख सकते हो, लेकिन तुम मेरे कांटेक्ट या टच में रहोगे, मैं तुम्हें बताता रहूंगा। जहाँ पास से वो एक्सेप्ट कर लेता है लीगल ऑफ विलेंस। सीन यहीं पर कट होता है और गवर्नमेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो हॉक से मदद मांग रही होती है और वो कहती है कि जो भी विक्टिम्स थे तो हम उन्हें बचाने में लगे हुए थे। एक्चुअल में ये कामिनो बैटल की बात कर रहे होते हैं और वो के भी बताते हैं कि हमारा जो अपोनेंट था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे ये भी चीज रिवील होती है कि वो डार्क ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, और जो ह्यूमंस जो कि बायो एनर्जिड ह्यूमन थे वो कैसे चेंज हो रहे हैं। जहाँ पे हमें हॉक्स को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हर चीज लीक के बारे में नहीं जानी जा सकती है। एक्चुअल में वो गवर्नमेंट पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहती थी विलन्स की। खैर सीन शिफ्ट होता है और एंडवोरा को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था। दरवाजा खोलते ही वो एंडवोरा से माफी मांगता है और सीन यहीं पर कट होता है और हमें दिखाया जाता है डाबी को, जो कि स्नैच के बारे में सोच रहा होता है। जो कि स्नैच ने कहा था कि तुम उन लोगों के भावनाओं के बारे में सोचते भी हो जिन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है। डाबी के स्टिचेस से खून निकल रहा होता है और वो उन खूनों को पूछता है। कि सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एंडवोरा और हॉक्स को, जो कि रास्ते में जा रहे होते हैं, और वो कहता है कि सच में ये मेरी गलती थी और इसके लिए वो फिर से एक बार माफी मांगता है। कहता है कि ये मेरी चोट मेरी जवाबदारी है। यहाँ पास से वो ये भी कहता है कि ये कुछ कोइंसिडेंस जैसा लगता है कि नोमो सिर्फ उसी दिन अराइव हुआ जिस दिन हम अपने पोजीशन के लिए खुश थे। यहाँ पास से वो कहता है कि हाँ हो सकता है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो, वैसे भी जब दो सुपर हीरोज आस पास घूमेंगे तो विलन्स की नजर तो इसमें पड़ेगी ही पड़ेगी। थोड़ा कहता है कि मैं तुम्हें जला दूंगा बास्टर्ड। यहाँ पे हॉक्स को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है, जिसके बाद वो हॉक्स उसे इस रेलवे स्टेशन के पास छोड़ने आता है, जहाँ पे एंडवोरा उसे बाय करता है और उस जगह से निकल जाता है। लेकिन हॉक्स उसी जगह पर खड़ा होता है और वो बात याद कर रहा होता है गवर्नमेंट्स की। उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ की लीगल ऑफ विलन्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। यहाँ पास से वो बोलता है कि मैं वैसे भी रिफ्यूज तो नहीं कर सकता इस ऑर्डर को। बाद हमें हॉक्स के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने पिछली बार कुछ आदमियों को बचा लिया होता है और बच्चों को भी। यहाँ पास से वो सब लोग उसके पूरे फैमिली को सपोर्ट करते हैं और हॉक्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलने वाला होता है ऑफ विलेंस के। एक्चुअल में वो ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ पे हीरोज के पास काफी ज्यादा समय हो, क्योंकि वो अपने आप को काफी ज्यादा स्पीडली मानता था।
यहाँ पास से एंडवोरा अपने घर पर पहुंचता है, सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है आइजावा सर को किसी से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो किसी टीचर को अंदर आने बुलाते हैं लेकिन वो आना नहीं चाहते हैं। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है फ्यूमी तोदोरुकी जो कि अपने फादर के आने की खुशी काफी ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसलिए वो एक छोटा सा पार्टी रखती है जहाँ पे तोदोरुकी भी होता है। ये एक्चुअल में ये एंडवोरा की फैमिली है जो कि उससे काफी ज्यादा नाखुश रहती है। वहाँ पास से एक बार फिर से गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है जहाँ पे उसकी बहन कहती है कि तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था। जहाँ पास से नात्सु अपनी बहन को मना करता है और कहता है आई एम सॉरी सिस और उस जगह से बाहर निकलने लगता है। एंडवोरा उसे रोकता है और कहता है जो भी चीजें हैं तुम मुझसे कह सकते हो। पास से नात्सु से ब्रेक मांगता है और वो कहता है वैसे भी आप हम फैमिली के लिए आपके पास तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है क्योंकि आप तो किसी और ही दुनिया में रहते हो। आप एक अच्छे हीरो तो बन गए, आप एक अच्छे फादर ना बन पाए। यहाँ पे वो ये भी कहता है कि शायद मेरी बहन और अब मेरी माँ आपको माफ कर सकती है लेकिन मैं आपको कभी भी माफ नहीं कर सकता उन सभी चीजों के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि नात्सु उस जगह से निकल गया है अपने फादर से लड़ाई करके। यहाँ पे नात्सु की बहन उसे रोकने की कोशिश करती है यानी कि फ्यूमी, लेकिन वो नहीं रुकता, उस जगह से निकल जाता है। वो ही कहती है शॉर्ट तुम खुश हो ना? वो बोलता है हाँ मैं खुश हूँ। तभी टीवी पर न्यूज आती है एंडवोरा की जो इसने काफी लोगों के ओपिनियन को चेंज किया है। यहाँ पे एक औरत ये भी बोलती है कि उसका फेस पूरी तरह से कवर्ड था ब्लड से। एक्चुअल में ये पुरानी न्यूज़ों को दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे फ्यूमी कहती है कि टीवी बंद कर दिया जाए, तो बोलता है नहीं टीवी चलने दो। यहाँ पास से एक बंदा खड़ा होता है, छोटा बच्चा, वो कहता है उसने हमारे लिए पूरा रिस्क उठाया है। यहाँ पास से काफी अलग अलग तरीके के लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर होती है और उस बंदे के मतलब उस बच्चे के नाम से अब शर्ट और मग्स बिकने लगते हैं। तो सभी ये दिखाना चाहते थे कि हम एंडवोरा के साथ हैं। यहाँ पे ये पता चलता है एंडवोरा को, लेकिन एंडवोरा अपनी पिछली कुछ बातों को याद करता है जो कि उसने बात की हुई होती है ऑल माइट से। तो उसने कहा होता है कुछ अनसुनी आवाजें जिन्हें मैं दूर रखना चाहता हूँ। इतना कहते ही तो बोलता है वैसे तो एंडवोरा एक काफी अच्छा हीरो है लेकिन अब मैं अपने भाई से भी इस बात पर सहमत हूँ कि उसने जो पिछली जिंदगी में किया है। यहाँ पे वो कहता है कि भले ही मेरी मॉम ने उन्हें माफ कर दिया हो लेकिन अब देखना जरूरी है कि अब वो आने वाले फ्यूचर में कैसे फादर बनेंगे। यहाँ पास से एक बार फिर से ऑल माइट और एंडवोरा के बीच की बातें दिखाई जाती है जहाँ पे वो कहता है कि मैं ताकतवर बन गया और मैं टॉप क्लास हीरो भी बन गया यानी कि नंबर 1 हीरो भी बन चुका हूँ। यहाँ पास से वो ये भी कहता है कि काफी बुरी तरीके से, जहाँ पे वो इस फ्यूचर की गारंटी लेता है जो कि उसने सोचा नहीं था। अब वो एक टॉप लेवल का हीरो है, ऐसा उसने फ्यूचर को चुना है। सेम अगर वैसा ही हुआ तो खैर सीन शिफ्ट होता है और एंडवोरा को दिखाया जाता है जहाँ पे वो इस चीज के लिए माफी मांगता है फ्यूमी से और बाकी लोगों से। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारे भाई के पास यानी नात्सु के पास। मुझे पता है कि वो मुझे माफ नहीं करेगा लेकिन एक बार मैं जरूर बात करना चाहूंगा उससे। आज से अपने वो बेटे से कहता है जो फ्यूचर आ चुका है अब मैं उसे बदल तो नहीं सकता लेकिन यही एक रास्ता था मेरे पास। हमें दिखाया जाता है मिडोरिया को जो कि काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है ट्रेनिंग के बाद से और वो बिना नहाए ही अपने बेड पर आकर तुरंत ही सो जाता है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है मिडोरिया को जो कि अपने सपने में होता है, बोल नहीं सकता लेकिन वो अपने हाथ और पैर को हिला सकता था। यहाँ पास से वो देखता है कि उसके बगल में 7 लोग खड़े हैं और वो सभी के सभी वन फॉर ऑल के प्रेस्टीज हैं। यहाँ पास से उसे ये एहसास हो जाता है कि वो बात नहीं कर सकता सिवाय अपने हाथ और पैर को हिलाने के। यहाँ पास से वो देखता है कि पीछे तरफ 2 लोग और खड़े हैं, वो काफी शांत हैं। ऑल माइट अपने हाथ में वो क्रिस्टल पाउडर लिए होते हैं यानी कि वही बाल जिससे खाकर मिडोरिया बना होता है ब्रेव, यानी कि अब मिडोरिया ही आखिरी यूजर है उस वन फॉर ऑल के पावर का और वो 9th नंबर पर आता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 2 बंदों को जो कि आपस में ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ पास से मिडोरिया सुनता है इस आवाज को और कहता है ये आवाज तो ऐसा लगता है जैसे कभी मैंने सुनी थी और ये आवाज होती है ऑल फॉर वन की। यहाँ पास से उसका भाई उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है मैं तुम्हें ये सारी चीजें करने की अनुमति नहीं देता हूँ। तो वो कहता है कि मेटा पावर्स का यूज करना तुम अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए यूज करो, ऐसा मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। यहाँ पास हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जॉ और वो एक मॉन्स्टर होता है ऐसा लोग कहते हैं। यहीं पर एक और बंदा होता है जिसके पास किसी भी तरह की मेटा पावर्स नहीं होती हैं। यहाँ पास से फेरुल को दिखाया जाता है जो कि ये कहता है कि मैं तुम्हें इस काम करने की अनुमति नहीं दूंगा। यहाँ पास से वो उन दोनों बंदों को यानी कि मेटा पावर्स वाले और विदाउट मेटा पावर्स वाले के सर पर हाथ रखता है। ये देखकर काफी ज्यादा शॉकिंग हो जाती है पावर्स की, उन दोनों की पावर्स आपस में एक्सचेंज हो गई हैं।
यानी कि जिसके पास पावर्स नहीं थी अब उसके पास एक पावर आ चुकी है, और जिसके पास पावर थी अब उसके पास पावर नहीं रही। यहाँ पास से ऑल फॉर वन कहता है, देखो मेरी पावर का यूज करके लोग कितने खुश हैं और तुम मेरे को रोकना चाहते हो। मैं इनकी खुशी देखो कितनी खुश हैं ये लोग। एक्चुअल में वो ये भी कहता है कि मैं ये सारे काम अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता हूँ। और से उसका भाई कहता है कि तुम ये सारे काम सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हो। कि तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहता है तुम्हें ये सारी चीजें कहने का अनुमति नहीं है। वन कहता है कि उसे छोड़ दो, वो कमजोर है क्योंकि वो बिना मेटा पावर्स की जन्म लिया था, इसीलिए वो इतना ज्यादा कमजोर है। तो ये सारी चीजें देख रहा होता है जहाँ पर वो कहता है भाई मैं तुमसे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ छोटे भाई। और वन को दिखाया जाता है जो कि ये सारी चीजें कहता है कि जो भी तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो मुझसे। एक्चुअल में यहाँ पे उसका भाई कहता है कि जो भी तुम्हें चाहिए था छोटे भाई वो तुम्हें मिल गया है ना, मैं सच कह रहा हूँ ना। वन कहता है हाँ, लेकिन इस रास्ते में काफी लोगों ने रिफ्यूज किया, लेकिन ये सारी चीजें मुझे काफी ज्यादा खुशियाँ देती है। मिडोरिया अभी भी दूर खड़ा होकर ये सारी चीजें देख पा रहा होता है। एक्चुअल में आगे पता चलेगा कि ये मिडोरिया ऐसी चीजें देख क्यों पा रहा है। यहाँ पे बोलता है ऑल फॉर वन, दुनिया बिल्कुल उसी कॉमिक बुक की तरह है जिसे हम बचपन में पढ़ा करते थे। यहाँ पास से उसका भाई बोलता है हाँ, लेकिन सिम्स ने वॉल्यूम 3 तक पढ़ा है। जब डीमन किंग इस पूरे दुनिया पर रूल कर रहा था तब वहाँ पर एक हीरो आता है और इस पूरी दुनिया का अंत होने से पहले उसे बचा लेता है। मन कहता है चलो अब तुम्हारे इस सपने को हकीकत में बदल दिया जाता है। यहाँ पास से वो कहता है कि यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसमें मैं इस दुनिया को एक बार फिर से खुद से अपने हिसाब से बना पाऊंगा। मैं अपन ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के लिए एक मेटा पावर ढूंढ लिया है अब जिसे तुम यूज करके अपनी बॉडी को एक बार फिर से रिकवर कर लोगे। एक्चुअल में शायद वो तबीयत खराब थी उसकी। मिडोरिया अब वहां से गायब होने लगता है और वो देख पाता है और वन के भाई को, जहाँ पे उसका भाई कहता है तुम अभी अपने 20% पावर पर हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम हमेशा केयरफुल रहना। इसके बाद वो दोनों आपस में हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं कि पूरी बाहर की शीशे ही टूट जाते हैं और हमें पता चलता है कि मिडोरिया उस सपने से उठ चुका है और उसके पूरे हाथ चमक रहे हैं, यानी कि उसने भी अपने पावर यूज किया है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफी जल्द लेके आऊंगा। तब तक एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक